बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, रियल एनालिसिस का। तो डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बहुत ही बेसिक सी एक दो चीज़ें देखेंगे जो कि आपने इससे पहली क्लासेस में बेशुमार दफ़ा देखी हुई हैं। और वो चीज़ हमारी क्या है कि ग्राफ क्या होता है, इसको हम प्लॉट कैसे करते हैं, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में। देखें, इससे पहले जब आप पिछली क्लासेस में ग्राफ बनाते होते हैं तो होता क्या है कि आपको इस तरह एक्स और वाई की क्या दी जाती हैं, वैल्यूज़ दी जाती हैं, जिसमें आप मिसाल के तौर पे आपको एक सेट दे दिया जाता है ना कि कुछ आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होती हैं और उन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आपके पास किस की वैल्यूज़ होती हैं, वाई की वैल्यूज़। और आपको कहा जाता है जी इनको ग्राफ के अंदर प्लॉट करें। तो आप क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और दूसरा क्या ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस। हर एक्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास किसकी वैल्यू होती है, वाई की। आप वाई की वैल्यू कैसे लगाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक्स हो 1 और उसमें वाई की वैल्यू कितनी हो, 3 हो, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल x1 जो है वो 1 है मेरे पास, तो 1 से आप इतनी हाइट पे जाते हैं, कितनी हाइट पे, 3 हाइट पे जाते हैं, और वहाँ पर जाके आप इस तरह करके एक पॉइंट लगा देते हैं। फिर इसी तरह x2 पे भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, वहाँ से x2 पे जो y2 की वैल्यू होती है उतनी आप हाइट ऊपर लेके जाते हैं, मीन्स वो y एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू होती है ना, तो उतना ऊपर आप जाते हैं। इसी तरह ये x3 है तो x3 के अलॉन्ग आप y3 जाते हैं, और x4 के अलॉन्ग कोई हमारे पास y4। बेसिकली तो ये फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं ना, y1 इज़ इक्वल टू, और ये ग्राफ हम किसका ड्रा कर रहे होते हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। तो बेसिकली जो y1 होगा वो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट x1। और फिर आप लास्ट में क्या करते हैं कि इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या ड्रा कर देते हैं, इस तरह करके ग्राफ ड्रा हो जाता है हमारे पास। तो हम कहते हैं ये फंक्शन का हमारे पास ग्राफ ड्रा हो गया। लेकिन यहाँ से जो बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हम चैप्टर में इसमें यूज़ करेंगे और रियल एनालिसिस के बाकी चैप्टर में हम यूज़ किया करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूँ कि x1 x2 x3 x4 में सबसे ज़्यादा वैल्यू फंक्शन की कहाँ पर है, तो हम फ़ौरन कहेंगे जी x4 पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। असल में फंक्शन की वैल्यू का किस तरह आइडिया लगाया करेंगे कि सबसे वैल्यू ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम वैल्यू कहाँ पर है। ये जो हाइट होती है, इस हाइट से हम ऑब्ज़र्व किया करेंगे कि जिस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हाइट सबसे ज़्यादा होगी, हम कहेंगे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की हाइट सबसे कम होगी, तो हम कहेंगे वहाँ पे वैल्यू सबसे क्या है, हमारे पास कम है। तो इससे पहले तो हम उस तरह x के करस्पॉन्डिंग y पुट करते थे, लेकिन हम यहाँ पे हाइट से आइडिया लगाया करेंगे किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है और कौन सी वैल्यू हमारे पास कम है। अच्छा जी, इससे जो नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है ना, वो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, अगर मैं उसको यहाँ पे आपके सामने शो करूँ कि ये जो हम एक चीज़ लिखते हैं, आपने BSc में FSc में कितनी दफ़ा क्वेश्चन किए होंगे कि इस तरह हमारे पास कोई चीज़ लिखी होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 होता है हमारे पास, जिस तरह ये है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x दिस इज़ इक्वल टू 4। तो आज हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4। सबसे पहली जो बात समझने वाली है ना, ये बात समझनी है कि ये जो नीचे दो वैल्यूज़ लिखी होती हैं ना यहाँ पर हमारे पास, ये याद रखना है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं डोमेन की वैल्यूज़। ये डोमेन की वैल्यूज़ होंगी। जिस तरह हम ग्राफ ड्रा करते हैं ना यहाँ पे, तो ये डोमेन होती है और ये क्या होती है आपके पास, रेंज होती है। तो ये डोमेन की वैल्यूज़ दोनों होंगी, और ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली किसकी वैल्यूज़ होती हैं, रेंज की वैल्यूज़ होती हैं। अब है क्या इसका मतलब, ये इसको ग्राफिकली क्या है कि अगर मैं x को अगर x अप्रोच करे 3 को, देखिए ना डोमेन के अंदर x किस को अप्रोच करे, अगर 3 को, आप बेशक 3 के राइट साइड से अप्रोच करें या 3 के ये लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे, और ये किधर से अप्रोच करेंगे, आप राइट से अप्रोच करेंगे। इसको पहले समझेंगे डोमेन के अंदर क्या होता है। x अप्रोचेस टू 3, तो 3 को मैं कितनी साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, 2 साइड से। मैं लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता हूँ और 3 की राइट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ। अब आपने सिर्फ एक बात पे गौर करना है कि ये ज़रा गौर करें कि जैसे जैसे मैं 3 को अप्रोच करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं 3 के पास जाता जा रहा हूँ, आप ज़रा एक बात पे गौर करें, फंक्शन की वैल्यूज़ किस को अप्रोच करती जा रही हैं,
ये देखें किसकी तरफ जा रही है फंक्शन की वैल्यूज़, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4 है हमारे पास। अगर मैं राइट साइड से आऊँ, मतलब मैंने इधर मूव करना है ना, तो ज़रा गौर करें, जैसे जैसे मैं 3 की तरफ मूव करता जा रहा हूँ डोमेन के अंदर, तो फंक्शन की वैल्यूज़ बेसिकली किसको मूव करती जा रही हैं, 4 को मूव करती जा रही हैं। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली मतलब होता है कि एज़ वी अप्रोच 3 फ्रॉम लेफ़्ट और राइट इन डोमेन, वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेज़ 4 इन रेंज। कि जैसे जैसे डोमेन के अंदर हम 3 को अप्रोच करेंगे लेफ़्ट से या राइट से, तो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यूज़ असल में किसकी वैल्यू को अप्रोच कर रही होंगी, 4 को अप्रोच कर रही होंगी। तो डोमेन के अंदर ये जो हमारा असल में हम जब लिखते हैं ना, तो ये कुछ बातें अब क्लियर कर लेनी है आपने। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 4 है। ये वो नंबर होता है जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं। ये होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर। लेकिन ये चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये किसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोमेन की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह ये वो नंबर होता है जिसको हम अप्रोच कर रहे होते हैं किसके अंदर, रेंज के अंदर। और ये f ऑफ x क्या होता है, आर्बिट्रेरी नंबर इन रेंज। तो इस फार्मूला के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, x, 3, f ऑफ x और 4। ये 2 चीज़ें डोमेन की होती हैं। ये वो नंबर होता है जिसको अप्रोच कर रहे होते हैं। ये आर्बिट्रेरी नंबर होता है, ये लेफ़्ट पे भी हो सकता है और राइट पे भी हो सकता है। ये नंबर रेंज का होता है जिधर वैल्यूज़ रेंज में अप्रोच कर रही होती हैं। और ये आर्बिट्रेरी नंबर होता है, ये लेफ़्ट पे भी हो सकता है और राइट पे भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट ये 2 चीज़ें, पहले ग्राफ ऑफ फंक्शन था हमारे पास, और उसके बाद ये जो है इसको हमने ज्योमेट्रिकली देखा है कि इसका क्या मतलब होता है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट हम चीज़ देखने लगे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। ये है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनीशन ऑफ लिमिट। कि लिमिट ये जो हम लिखते हैं ना इस तरह, इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनीशन क्या है हमारे पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर रियल एनालिसिस में बहुत हम यूज़ करेंगे ये एप्सिलॉन और डेल्टा को जो हम यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, इसको देखें हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि व्हेन वी से लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l। अब इसका क्या मतलब है कि अगर x अप्रोच करेगा डोमेन के अंदर किसको, c को, जिस तरह यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा था 3 को, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, l को, वेयर l इज़ अ नंबर। और ये नंबर रेंज का नंबर होता है, जिसमें यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर था, 4 था। When we say limit x approaches to c f of x is equal to l where l is a number, तो limit x approaches to c f of x is equal to l can be written in epsilon delta definition as। हम अभी क्या कर रहे हैं, इस लिमिट की हम कौन सी डेफिनेशन सीखने लगे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो लिमिट की डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus l is less than epsilon whenever x minus c is less than delta। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखी हुई है ना, ये 2 लाइनें जो लिखी हुई हैं, ये कहलाती हैं लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती क्या है बेसिकली, देखें मैंने भी पीछे भी एक फिगर आपको एक्सप्लेन की थी कि डोमेन के अंदर हम किसको अप्रोच कर रहे होते हैं, सी को। तो असल में हम सी की नेबरहुड में होते हैं, सी के बिल्कुल पास होते हैं हम। ये टोपोलॉजी में भी आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि नेबरहुड किसी पॉइंट का क्या होता है। तो सी को अप्रोच करने का मतलब है कि हम सी की कहाँ पे हैं, नेबरहुड में होते हैं, सी की सराउंडिंग में होते हैं। और याद रखें कि जो डोमेन के अंदर नेबरहुड यूज़ होता है ना हमारा, उसका हम नाम रखते हैं कि ये कौन सा नेबरहुड है, डेल्टा नेबरहुड है। ये जो मैं डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो डेल्टा मीन्स क्या है कि डेल्टा नेबरहुड होता है सी का। मीन्स सी में से प्लस डेल्टा करते हैं और सी में से माइनस डेल्टा करते हैं, तो कुछ वैल्यू सी की इधर आती हैं, कुछ वैल्यू सी की लेफ़्ट पे आती हैं। तो ये एक छोटी सी सराउंडिंग बन जाती है सी की, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा नेबरहुड। अब एप्सिलॉन नेबरहुड कौन सा होता है, रेंज के अंदर ये जो नंबर होता है ना, देखें इस नंबर की सराउंडिंग में जो नेबरहुड होगा उसका नाम क्या होगा, डेल्टा नेबरहुड। डोमेन के अंदर
और रेंज वाले नंबर की सराउंडिंग में जो नेबरहुड होगा, क्योंकि इसकी वर्टिकल नेबरहुड होगी ना, क्योंकि वाई एक्सिस है हमारे पास, तो जो एल की नेबरहुड होगी हमारे पास, इसका हम नाम क्या रखते हैं कि ये हमारे पास कौन सा नेबरहुड होता है, एप्सिलॉन नेबरहुड। आपने अभी तक सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में एक डेल्टा नेबरहुड होता है और दूसरा कौन सा होता है, एप्सिलॉन नेबरहुड होता है। और डेफिनेशन लिखी कैसे जाती है कि इसको मैं रीड यहाँ से करूँगा कि व्हेन एवर आप एक्स की नेबरहुड में हो, देखें ये जो आप कहेंगे ना कि सी की नेबरहुड में, सी की नेबरहुड को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने सी की नेबरहुड में रहना है तो मैं कहूँगा कि आर्बिट्रेरी नंबर का डिफरेंस जो सी से है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ ना कि नेबरहुड ऑफ सी को मैथमेटिकली लिखें तो आप कैसे लिखेंगे कि आर्बिट्रेरी नंबर का डिफरेंस सी से किसके लेस है, डेल्टा से लेस है। और अगर मैं कहूँ कि आप नेबरहुड ऑफ एल लिखें तो यहाँ पे नेबरहुड ऑफ सी का आर्बिट्रेरी नंबर कौन सा था, डोमेन का आर्बिट्रेरी नंबर कौन सा था, एक्स था हमारे पास। तो नेबरहुड ऑफ एल को हम कैसे लिखेंगे, आर्बिट्रेरी नंबर। आपको पता है ना रेंज का आर्बिट्रेरी नंबर कौन सा था, एफ ऑफ एक्स था, उसका डिफरेंस एल से लेस देन एप्सिलॉन। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, एप्सिलॉन नेबरहुड की, और ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, डेल्टा नेबरहुड की। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे रीड करते हैं कि अगर x की वैल्यू c की नेबरहुड में हो, c की नेबरहुड में हो, तो f ऑफ x की वैल्यू किसकी नेबरहुड में होगी, l की नेबरहुड में। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप c का कोई नेबरहुड लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको l का भी कोई ना कोई क्या मिल जाए, नेबरहुड मिल जाए, तो हम कहते हैं कि फिर जो f ऑफ x की लिमिट है, जब x c को अप्रोच करेगा तो वो किस को अप्रोच करेगी, l को। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगी। लेकिन अभी आपके माइंड में इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है कि अगर मैं आपको इस तरह कोई लिमिट वाली वैल्यू दूँ और मैं कहूँ इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा नेबरहुड डोमेन में बनेगा और एप्सिलॉन नेबरहुड कहाँ बनेगा, रेंज वाले नंबर में बनेगा। और लिखना कैसे है जी, रेंज का आर्बिट्रेरी नंबर माइनस दिस नंबर लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर डोमेन का आर्बिट्रेरी नंबर माइनस सी लेस देन डेल्टा। मीन्स लिमिट वाले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करके लेस देन एप्सिलॉन, और इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करके लेस देन क्या लिखना होता है, डेल्टा। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहलाती है हमारे पास। ये हमने किसकी डिस्कस की है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ये भी आप सिर्फ लिखना सीखें, इनको लिखना कैसे है, ये जो चैप्टर में हम आगे जाएंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये एप्सिलॉन डेल्टा बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं और ये प्रॉपर इनका यूज़ कहाँ पे होता है इनका। अच्छा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब मुझे ज़रा बताएं ज़रा, हमने इससे पहले जो ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है कि बाय डेफिनेशन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज़ इक्वल टू सी। अगर आप सी पे फंक्शन की लिमिट मालूम करें और सी पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ये दोनों क्या आ जाएं आपस में इक्वल, तो आपने बेशुमार दफ़ा ये इंटर में भी क्वेश्चन किए होंगे, किसी फंक्शन को अगर कॉन्टीन्यूअस शो करना है तो आप उसकी क्या मालूम करते हैं, लिमिट, और फिर क्या मालूम करते हैं, फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा सी के ऊपर क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। अच्छा जी, अब ज़रा इसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में है ना, अब इन चीज़ों को ज़रा गौर से देख लें। और अगर मैं आपको कहूँ कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखनी है जी आपने, तो देखें जी ये नीचे लिखी हुई है 2 लाइनों में, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी विच कैन बी रिटन एज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो कि ऊपर भी लिखा था मैंने, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। हाँ जी, अब यहाँ से आगे ज़रा मैच करना है आपने। मैंने क्या बताया था, लिमिट के साथ वाले नंबर में से दूसरी साइड वाले नंबर को क्या करना है, माइनस लेस देन किससे रखना है, एप्सिलॉन से। व्हेन एवर
इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो, तो इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन। तो ये जो बेसिकली डेफिनेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब इसमें देखें ना डिफरेंस है ना, इसमें ये फंक्शन की वैल्यू सी पे है, ये कोई नंबर था एल हमारे पास, तो ये दोनों डिफरेंस हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट और है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है और है, इनकी थ्योरी यहाँ तक और है, डिफरेंट है। तो आगे चल के यहाँ पे दोनों की चीज़ें फिर ये डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इससे जो हम देखने लगे हैं वो है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हम देखेंगे। तो जिस तरह देखें ना, कॉन्टीन्यूटी में मैंने पहले आपको बेसिक डेफिनेशन लिखवाई है कॉन्टीन्यूटी की। लिमिट में जो हमारा जो ट्रेडिशनल वे होता है लिखने का, वो ट्रेडिशनल वे मैंने ये लिखवाया आपको, और ये उसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखना सिखाई है। ये लिमिट को, कॉन्टीन्यूटी को लिखने का ट्रेडिशनल वे है, और ये नीचे हमने उसकी कौन सी लिखी है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। तो इससे जो नेक्स्ट हमारी चीज़ है वो है हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये हमने देखना है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। स्ट्रक्चर आपके माइंड में अभी तक बैठ जाना चाहिए कि जब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखेंगे तो हमने किस चीज़ को किस में से माइनस करके लेस देन एप्सिलॉन रखना है, और किस चीज़ में से किस को माइनस करके हमें लेस देन डेल्टा रखना है। अब बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी इज़ गिवन बाय। अब किसी भी पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है ना, एफ डैश का मीन होता है एफ का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, इसको आप कैसे लिखते होते हैं, ये BSc में भी आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। ये किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव को लिखने का फार्मूला होता है ट्रेडिशनल वे में। जैसे हमने कॉन्टीन्यूटी को क्या पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो इसी तरह ये उसका जो हमारे पास है, ये ट्रेडिशनल वे हमारे पास है डिफरेंशियबिलिटी को लिखने का। हाँ जी, अब हम इसको सीखते हैं कि हमने इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कैसे लिखना है जी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखते होते हैं हम, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, हाँ जी, सच दैट लिमिट की जो साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसमें से दूसरी वाली साइड वाली वैल्यू क्या की जाती है, माइनस, और इसको हम किससे रखते हैं, एप्सिलॉन से। व्हेन एवर ये जो नीचे वाली दो वैल्यूज़ हैं जो इनका डिफरेंस है ये लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। देखेंगे जो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, अब BSc देखो आप क्या कर रहे होते हैं कि हम किसी फंक्शन को अगर हमने पॉइंट पे डेरिवेटिव मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ सी को माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, और लिमिट लेते हैं और फंक्शन का क्या फाइंड कर लेते हैं, डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने थ्योरम प्रूव करने होंगे, तो यहाँ पर जो मोस्टली हम किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव मालूम करना हुआ करेगा ना, तो हम बेसिकली किस डेफिनेशन से प्रूव किया करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। ये आपको क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ साथ। तो अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं अगर मैं उनको जल्दी से समराइज़ करूँ तो हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन देखा है। ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है हमारे पास, फिर मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये रेंज का, डोमेन का, और कौन सा नंबर किसको अप्रोच करता है और वैल्यूज़ किसको अप्रोच करती हैं उसके बारे में बताया आपको। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट हमने देखा है उसको, उसके हम बाद हमने क्या देखा है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी देखी है हमने, और उसके बाद एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा है हमने उसको। अच्छा, इसके बाद जो मैं बात इसमें हम बड़ा एक इम्पोर्टेंट नोट डिस्कस करेंगे इसको, कि अगर आप सपोज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड सी इज़ इक्वल टू 4, ये सी वो, तो अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव जो हम उसमें करते हैं एनालिटिकल मेथड से कि आप उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मालूम करें तो हमारे पास क्या आएगा 2x, और अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव 4 पे मालूम करेंगे, जिस तरह सी था, सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपने देखा किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, फंक्शन एक्स स्क्वेयर है तो फंक्शन का 4 पे डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। अच्छा जी, अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ ज़रा उस बात को ज़रा सुनिएगा ध्यान से। ये जो f-4 है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अगर इसको आप माइंड में रखें ना इसको, तो f-4 की डेफिनेशन मेरे पास क्या बनती है, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4। यही है ना, जिस तरह सी की डेफिनेशन थी तो इसी तरह मैंने
4 की फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है। अब जो मैं बात आपको बताना जा रहा हूँ इसमें कि अगर मैं यहाँ से ये लिमिट हटा दूँ, डेरिवेटिव में दूसरी साइड पे जो लिमिट होती है, अगर मैं इस लिमिट को हटा के जो बाकी वैल्यू बनती है उस वैल्यू को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 ओवर एक्स माइनस 4। मतलब मैं लिमिट के अलावा वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के माइनस एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 का मतलब है यहाँ 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 16, और नीचे एक्स माइनस 4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और यहाँ से क्या होगा, ये एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हम कर क्या रहे हैं कि डेरिवेटिव का पूरा फार्मूला ये वाला होता है। अगर मैं ये जो लिमिट वाली वैल्यू है इस वैल्यू को लिमिट के बगैर कैलकुलेट करूँ तो मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या बनता है मेरे पास। तो देखें एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4 ओवर एक्स माइनस 4 दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। बाकी दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये जो x प्लस 4 है, क्या मैं इसको इस तरह फॉर्म में नहीं लिख सकता, 8 प्लस एक्स माइनस 4। आप इस सारी चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस इसने यही बनना है, 8 में से 4 माइनस हो के बाकी 4 बन जाएंगे। अच्छा, ये मैंने इसको लिखा क्यों है, आप ज़रा गौर करें इसमें कि ये जो 8 वाली वैल्यू है ये टॉप पे देखें ये किसके इक्वल थी, एफ डैश 4 के। 8 जो था ये एफ डैश 4 के इक्वल था, प्लस ये जो वैल्यू लिखी हुई है x माइनस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इसको मैंने g का नाम दिया ना, आप f का नाम दे दें, जो कोई भी f चूँकि पहले यूज़ हो रहा था तो मैंने क्या नाम दे दिया इसको, g, वे g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। तो हुआ क्या है जनाब कि अगर डेरिवेटिव वाली वैल्यू मैं लिमिट के बगैर कैलकुलेट करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड पर जो डेरिवेटिव है उसमें मुझे कोई ना कोई फंक्शन ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है ना लिमिट के साथ। तो हम क्या सीखा अभी हमने कि अगर मैं डेरिवेटिव वाले फार्मूला में ये लिमिट हटा दूंगा, ये वाली लिमिट हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरे साइड में डेरिवेटिव में एक फंक्शन ऑफ एक्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो फंक्शन ऐड हो रहा होता है ना, जब इसकी दोबारा लिमिट लेते हैं ना पुरानी वाली आप, तो इसने लाजमी तौर पे ज़ीरो हो जाना होता है। बात को समझ रहे हैं कि ये जो हमारा जो नया फंक्शन हम इसमें एफ डैश 4 में ऐड कर रहे होते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको जब आप दोबारा लिमिट लेते हैं तो इसने क्या हो जाना होता है, ज़ीरो हो जाना होता है। तो क्या मैं बात बता रहा हूँ आपको भी, फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ वी कैलकुलेट डेरिवेटिव विदाउट लिमिट, कि वो जो डेरिवेटिव का लिमिट वाला पोर्शन होता है अगर उसमें से हम लिमिट को हटा दें, अगर हम कैलकुलेशन करें विदाउट लिमिट, देन अ फंक्शन ऑफ एक्स विल बी एडेड टू डेरिवेटिव। वो जो एफ डैश 4 में जी ऑफ एक्स ऐड हो रहा था, और ये आगे बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, विच वैनिशेज आफ्टर टेकिंग लिमिट, जो लिमिट लेने के बाद वो जो फंक्शन ऐड हो रहा होता है ना डेरिवेटिव के अंदर, वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है हमारे पास। तो हमने अभी ये क्या पॉइंट सीखा है कि अगर हम डेरिवेटिव को विदाउट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें दूसरी साइड पे डेरिवेटिव में कोई एक फंक्शन ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और वो फंक्शन ऑफ एक्स कैसा होगा कि जब आप लिमिट लेंगे दोबारा तो वो फंक्शन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक हमारा, ये कुछ डेफिनेशंस अभी हम देख रहे हैं इसमें, इसके बाद हम जब थ्योरम्स पे जाएंगे फिर हम इनको अप्लाई करेंगे वहाँ पे। ये है जी कि व्हाट इज़ ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, कि ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम क्या होता है, या फिर लोकल मैक्सिमम क्या होता है और लोकल मिनिमम क्या होता है। ये सारी चीज़ें जी हम यहाँ पे समझेंगे बड़ी डिटेल में। तो ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाई है यहाँ पर, जिसमें मैंने फंक्शन का एक ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें ये हमारी क्या है, डोमेन है सारी, और ये हमारी क्या है, इसमें रेंज है हमारे पास। अब इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, मैंने ये नीचे मेंशन किया हुआ है।
कि ये डोमेन हमारे पास ए से लेके कहाँ तक है, बी तक, ये टोटल डोमेन है हमारे पास। अच्छा, आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि अगर मैं कहूँ आपको कि ए से लेकर बी तक टोटल डोमेन है, इस पूरी डोमेन के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन की कहाँ पर है, तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि फ़ंक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पर है, C2 पे है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की हाइट सबसे ज़्यादा है। ये पूरी डोमेन देख रहा हूँ मैं, ए से लेकर बी तक जितनी डोमेन बनती है फंक्शन की, तो मैं कहूँगा कि C2 पे फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम है। ये मैंने साथ मेंशन किया हुआ है कि x = C2 पे फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जो पूरी डोमेन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू हो। पूरी डोमेन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन। और इस डायग्राम को देख के आप क्लियरली बता सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमम कहाँ पर है। ग्लोबल मिनिमम बेसिकली कहाँ पर है, C3 पे है, क्योंकि फंक्शन की हाइट सबसे कम है C3 पे। तो हम इस तरह इसको कंक्लूड करेंगे कि फंक्शन का ग्लोबल मिनिमम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, C3 पे, और ग्लोबल मैक्सिमम कहाँ पे था, C2 पे था। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हम इसमें देखने जा रहे हैं कि ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है। अच्छा, अब डोमेन मेरी कहाँ से लेके कहाँ तक है, ए से लेके कहाँ तक है, बी तक है। अब अगर मैं डोमेन का कोई एक हिस्सा ले लेता हूँ, पूरी डोमेन नहीं लेता, कोई डोमेन का एक स्पेसिफिक पार्ट ले लेता हूँ, ये पूरी डोमेन तो ली ना मैंने सपोज़ करें कि इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ x0 का, और ये पॉइंट मेरा कौन सा है, x1। तो मैंने डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक ली है, x0 से लेके x1 तक। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, बाकी पूरे फंक्शन को छोड़ दें, आप इस पोर्शन को ज़रा कंसीडर करें। ये जो पोर्शन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दी है, तो ये एक लिमिटेड पोर्शन लिया है ना मैंने फंक्शन का। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस पोर्शन के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जी सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, C1 पे है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई भी वैल्यू लूँगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, C1 से बड़ी होगी, क्योंकि हाइट उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर मैं इधर भी पॉइंट लूँगा तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इस हाइट से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, मिनिमम। लेकिन ये मैंने पूरी डोमेन तो नहीं ली ना, ये मैंने डोमेन का एक लिमिटेड पोर्शन लिया था, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने डोमेन का एक सबसेट लिया है। तो अब जो मैंने सबसेट लिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, ये G है, और ये किसका सबसेट है, X का, और X हमारा क्या है, A से लेके B तक है। तो पूरी डोमेन के सब सेट के अंदर जो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये लोकल मिनिमम है। एक लिमिटेड पोर्शन है ना, ये पूरी डोमेन के अंदर हम नहीं देख रहे, हम डोमेन के एक सिलेक्टिव पोर्शन के अंदर देख रहे हैं। तो एक सिलेक्टिव पोर्शन के अंदर जो वैल्यू मिनिमम होगी वो ग्लोबल मिनिमम नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी, लोकल मिनिमम कहलाएगी। और इसी तरह ही अगर मैं देखिए ना, इस पोर्शन को मैंने G का नाम दिया था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, C1 पे, और वो C1 किसके अंदर है, G पोर्शन के अंदर है। G पोर्शन x0 से x1 है। और इसी तरह अगर आप एक पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्कस करें, तो ये पोर्शन भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह करके। अब अगर आप ये वाला पोर्शन चेक करें ना, तो ये भी मैंने पूरी डोमेन तो नहीं ली ना, ये मैंने सिलेक्टिव हिस्सा लिया डोमेन का, जिसको सपोज़ करें मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये मेरा x2 है और ये मेरा क्या है, x3 है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल पोर्शन बन रहा है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, G डैश का, और ये भी किसका सबसेट है, x का। तो अब इस सेलेक्टिव पोर्शन के अंदर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो कहाँ पर है,
C4 पे है। तो C4 पे जो वैल्यू ये एग्जिस्ट कर रही है, ये पूरी डोमेन के अंदर तो सबसे हाईएस्ट नहीं है ना, पूरी डोमेन के अंदर सबसे हाईएस्ट तो हम देख के आए हुए हैं कि C2 पे एग्जिस्ट करती है आपकी। तो अगर मैं इस पूरी डोमेन को नहीं देख रहा, मेरे पास ये ग्राफ ही नहीं था, मैं सिर्फ इस हिस्से को देख रहा हूँ, तो इस हिस्से के अंदर तो मुझे फ़ौरन नज़र आएगा C4 पे है। तो आप कहेंगे जी C4 पे तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब आप पूरे ग्राफ इकट्ठा देखेंगे तो आप कहेंगे जी C4 पे ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, बल्कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम के बारे में मैंने बताया आपको कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ग्लोबल मैक्सिमम में हमारे पास हम थ्रू आउट द डोमेन देखते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, और लोकल में हम बेसिकली क्या ले रहे होते हैं, डोमेन का एक सबसेट ले रहे होते हैं। उस टिपिकल पोर्शन के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो लोकल मिनिमम कहलाती है, और अगर उस पोर्शन के अंदर कोई सबसे हाईएस्ट है, अब ये भी हो सकता है कि आपको सिलेक्टेड कोई पोर्शन लें डोमेन का, उसके अंदर सबसे छोटी भी हो और सबसे बड़ी वैल्यू भी हो, तो वो लोकल मिनिमम भी होगी उसके अंदर, और उस पोर्शन के अंदर लोकल मैक्सिमम भी होगी। यहाँ मैंने दो पोर्शन ऐसे लिए हैं जिसमें एक में लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है और एक में लोकल मैक्सिमम। अब हम ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया ना, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे तो वहाँ पे तो हमें क्या लिखना पड़ा करेगा, मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। तो अब ज़रा इस बात को समझें कि ये क्या था, जी डोमेन का सबसेट, और इस डोमेन के अंदर आप एक बात ध्यान से देखिएगा कि मैं इस जी के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी नंबर लूँगा ना, तो उस नंबर पे जो फंक्शन की वैल्यू होनी है वो असल में C1 की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। तो लोकल मिनिमम के लिए एक चीज़ क्या है कि डोमेन का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, क्योंकि पूरी डोमेन पे तो फिर वो ग्लोबल मिनिमम होगी ना। डोमेन का कोई ना कोई क्या लेना है आपने, सबसेट। और नेक्स्ट बात क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर डोमेन के अंदर कोई भी आप पॉइंट लेंगे ना, तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस पॉइंट से बड़ी होगी। और इसका क्या होगा जी कि जी डैश अगर मैं पोर्शन लेता हूँ जो क्या होगा, डोमेन का सबसेट, तो कंडीशन क्या होगी, अगर इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है तो फिर इस पोर्शन के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो असल में इस वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। तो इन डेफिनेशंस को अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि हमने कैसे लिखना है इनको। अच्छा, डेफिनेशन क्या जी, लेट एक्स वाई सबसेट ऑफ रियल नंबर, और ये फंक्शन हमारा कहाँ से एक्स से लेके वाई तक जो सारा फंक्शन है हमारा, इसकी डोमेन क्या है, एक्स है, और इसकी रेंज क्या है, वाई है। देन पहला पॉइंट जी, एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव लोकल मिनिमम एट सी। किसी पॉइंट पे लोकल मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल जी। मैंने क्या बताया था कि पहले तो डोमेन का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, पूरी डोमेन नहीं होनी चाहिए। और ये पॉइंट उस जो पोर्शन लिया हुआ है, ये सी पोर्शन जिस पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, वो सी पॉइंट उस पोर्शन के अंदर होना चाहिए, सच दैट, ये ज़रा इनक्वालिटी पढ़ें ज़रा ध्यान से, कि फिर आपके पास जो सी पे वैल्यू है ना, वो जी के किसी पॉइंट पे वैल्यू से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, इक्वल, क्योंकि सी पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने आपको ये पीछे ग्राफ के थ्रू बताया था इसमें कि अगर आप इस जी पोर्शन के अंदर कोई भी और पॉइंट लेंगे ना, तो उस पॉइंट के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बेसिकली सी की वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी, जो मैथमेटिकली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और दूसरा पॉइंट क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव लोकल मैक्सिमम एट सी। अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल जी। मैं चूँकि दो सेपरेट डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो फिर जी और जी डैश में नहीं कर रहा, वो जी आप ओपन इंटरवल समझ लें, कोई ओपन इंटरवल होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि डोमेन का कोई ना कोई क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए, और वो पॉइंट उस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, सच दैट। अब ज़रा इस बात को समझें कि उस पॉइंट पे जो वैल्यू है जी के बाकी तमाम पॉइंट्स पे वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ये ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया था, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो जी डैश वाला पोर्शन था, तो अगर तो इस पर मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर आप जी के अंदर कोई भी और पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी फिर वो
इस पॉइंट से छोटी होगी। और तीसरा पॉइंट जो है इसका वो देखने वाला है कि एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव लोकल एक्सट्रीमम एट सी इफ एफ हैज़ आइदर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट सी। तो जब हम बात किया करेंगे ना जी कोई हमारे पास लोकल एक्सट्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके माइंड में क्या बात आएगी, या तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं और या क्या एग्जिस्ट कर रहा है लोकल मिनिमम। और दूसरी बात आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि ये जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात कर रहे हैं ये पूरी डोमेन के अंदर हम बात नहीं कर रहे होते, ये डोमेन का एक लिमिटेड सा पोर्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम का, लोकल मैक्सिमम का और लोकल मिनिमम का। जो नेक्स्ट हमारा नोट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि जो आप डेरिवेटिव की बात करते हैं कि डेरिवेटिव हमने लिया किसी पॉइंट पर, डेरिवेटिव मालूम किया, तो ज्योमेट्रिकली असल में डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। सपोज़ करें मेरे पास कोई ये एक फंक्शन है, फंक्शन का हमेशा इस तरह ग्राफ कोई ना कोई बना होगा हमारे पास। अगर मैं कहूँ जी कि मैंने फ़ंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है, मेरे पास कौन सा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका ये ग्राफ बना हुआ है मेरे पास। अगर मैं कहता हूँ जी इस फंक्शन का क्या मालूम करें, डेरिवेटिव मालूम करें, और मैं पॉइंट भी दे देता हूँ कि पॉइंट किस पे मालूम करें, C1 पे। तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है जी कि आप C से डायरेक्ट ग्राफ पे आएँ और यहाँ पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। टेंजेंट लाइन पता है वो टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, जो किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करके क्या करती है, पास कर जाती है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है और आपको कहा जाए कि फ़ंक्शन का क्या मालूम करें, डेरिवेटिव किसी पॉइंट C1 पे, तो आप क्या करें, C1 से कहाँ पे जाएं, ग्राफ पे, और उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें। दिस इज़ कॉल्ड टेंजेंट लाइन। जब आपने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है ना तो इस टेंजेंट लाइन की कोई ना कोई स्लोप होती है हमारे पास। ये आपको इस लाइन की स्लोप नज़र आ रही है इस तरह करके। तो ये जो टेंजेंट लाइन की जितनी स्लोप होगी ना, जितनी स्लोप की वैल्यू होती है वो बेसिकली हम कहते हैं किसके इक्वल है, फंक्शन के डेरिवेटिव के एट C1। तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव एट सम पॉइंट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट that point, means f dash at C1 slope of tangent line at C1। मैं दोबारा इसको जल्दी से रिपीट करता हूँ। किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव अगर आपने मालूम करना है तो आप उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वहाँ पर क्या ड्रॉ करें, एक टेंजेंट लाइन। अब ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी स्लोप की कोई ना कोई क्या होगी वैल्यू, स्लोप हम टेंजेंट टैन थीटा से भी मालूम करते हैं और इसका 2 पॉइंट फार्मूला भी आगे चल के हमने पढ़ना है। तो इसकी जो टेंजेंट लाइन की जितनी स्लोप होगी ना, जितनी स्लोप की वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे उतना बेसिकली उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है का क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। साथ दो छोटी छोटी बातें ये हैं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन किसके इक्वल होती है, 0 के, और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन किसके, मीन्स हमारे पास अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम फ़ौरन कहेंगे कि इसकी स्लोप कितनी है, 0। आपने इंटर में ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है कि स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। और अगर कोई हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो हम फ़ौरन कहेंगे कि जो इसकी स्लोप है वो किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट लाइन की स्लोप को। जी तो हम ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखने के बाद अब हम आते हैं कि हमारा इस चैप्टर का जो पहला थ्योरम हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड रोल्स थ्योरम। ये आपने ग्रेजुएशन में भी इसको देखा होगा रोल्स थ्योरम को। सबसे पहले पेपर के अंदर अगर आया तो इसी तरह आता है कि स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम। मे भी सम टाइम्स इस तरह स्टेटमेंट भी दे देता है वो आपको। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करना है। तो स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई ना कोई फंक्शन है, सच दैट, ये डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक है जी, ए से लेके बी तक। लेट एफ बी अ फंक्शन सच दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, कि एफ ए से लेके बी तक क्या है, कॉन्टीन्यूस है। एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन ए बी ओपन इंटरवल, कि एफ का जो डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट करता है ए से लेके बी तक ओपन इंटरवल पर। ये इसके पीछे थ्योरी है कि कॉन्टीन्यूटी क्लोज इंटरवल पे क्यों चेक की जाती है और डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो ओपन इंटरवल पे क्यों चेक की जाती है। तो
पहली दो इसकी जो बातें हैं कि एफ़ के बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है वो ज़रा ध्यान से देखें, वो कौन कौन सी हैं। कि एफ़ एक तो कॉन्टीन्यूस है और दूसरा एफ़ क्या है, डिफरेंशिएबल है। कॉन्टीन्यूटी क्लोज पे है, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन पे है। और तीसरी बात जो है कि ये जो डोमेन हमारी कहाँ से लेके ए से लेके बी तक, इनके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। जितनी वैल्यू फंक्शन की ए वाले पॉइंट पे है उतनी वैल्यू कहाँ पर है, बी पर है। अगर ये तीन चीज़ें फंक्शन के अंदर हों तो फिर क्या होता है कि देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी। तो आपको डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम की। ये सी पॉइंट ए और बी के दरमियान में कहीं पे होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हम इसके दो केस लेंगे। पहला केस ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ए से ले के बी तक फंक्शन हमारा हो ही कांस्टेंट, जैसा कि फॉर एग्जांपल इस तरह कोई फंक्शन हो, ये मेरे पास ए है और ये मेरा क्या है, बी है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है, जिसकी थ्रू आउट द डोमेन वैल्यू चेंज ही नहीं होती। अब आपको एनालिटिकली पता है कि इफ़ एफ इज़ अ, केस वन हम देखते हैं, इफ़ एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो जब कांस्टेंट, देखें दोनों केसेस में जो भी केस लूँगा ना, अल्टीमेटली मैंने क्या प्रूव करना है कि एफ डैश सी किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। और ये सी जो पॉइंट है ये कहाँ पर होना चाहिए, ए और बी के दरमियान में। मैंने जो भी केस लेना है मेरा एंड इसी पे होना चाहिए कि कोई ऐसा पॉइंट ए और बी के दरमियान में होगा सच दैट कि उस पॉइंट पे फिर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो केस वन में क्या ले रहा हूँ, इफ़ एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, तो मुझे पता है कांस्टेंट फंक्शन का तो डेरिवेटिव हमेशा ही क्या होता है, ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। मैं जिस मर्ज़ी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं सी पर भी डेरिवेटिव लूँगा तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। सी बी सी के अंदर ही है। तो चूँकि फॉर ऑल एक्स ए बी ओपन इंटरवल, ए बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। उसकी वजह क्या है कि एफ़ कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। तो लाजमी तौर पे फिर सी पर भी डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे पहला केस प्रूफ हो गया हमारा कि मैंने कोई ऐसा पॉइंट लेना था जो ए बी के दरमियान में हो और उस पर डेरिवेटिव फंक्शन का क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं हम केस नंबर 2 की तरफ। अब केस 2 मेरा क्या है जी, कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सपोजिशन करने लगा हूँ कि देन सपोज दैट एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये जो पॉइंट मैंने सी लिया ना, ये पॉइंट कौन सा है जो इस थ्योरम के अंदर मैंने लिया हुआ है कि ये ए और बी के कहीं पे दरमियान में होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है। अब मैं क्या लेने लगा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। ये बात याद रखें कि अगर ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है ना, तो फिर इस फंक्शन के अंदर अंडुलेशंस होंगी, आपके पास अप्स डाउन्स होंगे अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। तो जब अप्स और डाउन्स होंगे फंक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम भी होगा और कहीं ना कहीं पे मिनिमम भी होगा। तो मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ कि जो सी पॉइंट है ना, ये वाला सी पॉइंट जो मैंने लेना है, उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमम। तो अभी हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। तो जब किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करे तो क्या होता है जी, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल से जी डैश सबसेट ऑफ ए बी। ये ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। और यहाँ पर जनाब मैं बनाने लगा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन बन रहा है मेरा, इस सारे पोर्शन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, जी डैश का। ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, सी की सराउंडिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया है कि ये मेरा पोर्शन जी डैश है, जो सबसेट है ए बी का और जिसके अंदर क्या कंटेन हो रहा है, सी इस पोर्शन के अंदर है। अब चूँकि सी पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है जी, लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी कि जी डैश के बाकी सारे पॉइंट्स पर, आप देख भी सकते हैं, जी डैश के बाकी सारे पॉइंट्स पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू लूँगा ना,
तो वैल्यू बेसिकली इस सी की वैल्यू से क्या आएगी, छोटी आएगी। ये मैंने आपको पीछे डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि लोकल मैक्सिमम के केस में क्या होता है कि बाकी सारी वैल्यूज़ जो होती हैं कि वो सी की वैल्यू से क्या होती हैं, छोटी होती हैं हमारे पास। और ये हमने इसमें देख भी लिया है इसमें। अब यहाँ से मैं एक जो चीज़ करने लगा हूँ वो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं ये जी डैश के अंदर 2 पॉइंट नए ले के आने लगा हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट है इसको मैंने टी का नाम दे दिया है और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको मैंने एस का नाम दे दिया। इन पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना। मैं ज़रा इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये जी डैश है हमारे पास। और इस जी डैश पोर्शन के अंदर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं। एक पॉइंट कौन सा हमारे पास टी है और एक कौन सा हमारे पास एस पॉइंट है। अब टोटल पॉइंट जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ ना वो ज़रा गौर कीजिएगा। ये 5 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ए टी सी एस और लास्ट कौन सा है, बी। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट टी एस बिलोंग्स टू जी डैश, टी और एस जी डैश के अंदर है, सच दैट ए लेस देन टी है, टी लेस देन सी है, सी लेस देन एस है और एस किससे लेस है, बी से। क्योंकि ये बात को समझें कि जो डोमेन होती है ना हमारी, ये हमेशा इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। आपको पता है ना एक्स की वैल्यूज ऐसे इंक्रीज़ कर रही होती हैं। तो जो वैल्यू ये वाली है आगे टी की वैल्यू लाजमी तौर पे ए से बड़ी होगी। ये नहीं हो सकता कि ये आगे नंबर छोटे हों, टी छोटा हो फिर सी बड़ा हो फिर एस उससे छोटा हो, ऐसे नहीं होता। डोमेन के अंदर हमेशा वैल्यू इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। तो इसका मतलब है ए टी से छोटा है, टी सी से छोटा है, सी आगे एस से छोटा है और एस आगे किससे छोटा है, बी से। इन नंबरों की अरेंजमेंट समझ आ गई आपको। तो मैं स्टार्ट ज़रा यहाँ से लेता हूँ कि चूँकि हमें पता है कि टी किस से लेस है, सी से। तो जो नेक्स्ट मेरे स्टेप है मैं उनका स्टार्ट यहाँ से लेता हूँ कि टी किस से लेस है, सी से। तो इसका मतलब है जब आप सी को इधर लेके आएंगे तो टी माइनस सी मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये नेगेटिव नंबर मेरे पास बन जाएगा। आल्सो एफ ऑफ टी इज़ लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी। क्यों जी, क्योंकि सी पे तो हमने क्या कहा हुआ है, लोकल मैक्सिमम है। कौन से इंटरवल के अंदर, जी डैश के अंदर। और ये टी भी किस से बिलोंग कर रहा है, जी डैश से। तो टी पे जो वैल्यू होगी वो सी की वैल्यू से क्या होगी, लेस होगी। तो हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं इसको कि ये जो टी आपके पास, अगर आप इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो ये चेक करें स्लाइटली जो वैल्यू है टी पे जो वैल्यू है ये सी की वैल्यू से क्या है, छोटी है मेरे पास। ठीक है। और वैसे भी टी पे छोटी होनी है क्योंकि टी जी डैश से बिलोंग कर रहा है और जी डैश का के अंदर तो सी पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमम। तो जी के अंदर कोई भी पॉइंट जो लेंगे हम उस पर वैल्यू सी की वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी। अब अगर मैं एफ़ ऑफ सी को इधर लेके आऊँ जिस तरह मैंने यहाँ से लाया था, तो एफ़ ऑफ टी माइनस एफ़ ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से बात रहा ध्यान से देखिएगा, एफ़ ऑफ टी माइनस एफ़ ऑफ सी को मैंने टी माइनस सी से क्या कर दिया है, डिवाइड। तो ज़रा गौर करें यहाँ पे इनक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो गई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वजह क्या है कि ये जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया नीचे, आप गौर करें वो नंबर कौन सा था, लेस देन 0। मीन्स ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें, इनक्वालिटी हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है हमारे पास। तो पहले मैंने टी और सी लिए हैं, फिर मैंने लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन लगाई है और वहाँ से मैंने फिर डिवीजन की एक वैल्यू क्रिएट कर ली है। अब दोनों साइड पे लिमिट टी अप्रोचेस टू सी ले लें, तो चूँकि इधर कांस्टेंट है तो उसकी लिमिट 0 ही रहेगी। लेकिन आप ज़रा इस फार्मूले को गौर से देखें ना, एफ़ ऑफ टी माइनस एफ़ ऑफ सी डिवाइडेड बाई टी माइनस सी लिमिट टी अप्रोचेस टू सी। ये तो बेसिकली क्या बन गया, फंक्शन का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे, सी पर। मैंने पढ़ाई हुई है ना डेफिनेशन आपको, फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, स्टार्ट में हमने देखा, जहाँ से हमने एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन भी देखी थी। किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव जो होता है वो किस तरह होता है कि फंक्शन की वैल्यू एट सम पॉइंट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई टी माइनस सी, और ये लिमिट भी इसी को अप्रोच करनी चाहिए। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपको पता है कि मैंने कौन कौन से पॉइंट लिए थे, टी और सी लिए थे।
अब मैं पॉइंट ले लेता हूँ सी और एस। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, एस है। तो अगर हम गौर से देखें सी पॉइंट ये है, एस पॉइंट ये है, तो सी पॉइंट जो है वो एस पॉइंट से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये जी सी इज़ लेस देन एस। तो अगर मैं सी को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो एस माइनस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, बट एफ ऑफ एस लेस देन एफ ऑफ सी। एस तो सी से बड़ा था लेकिन एफ ऑफ एस एफ ऑफ सी से क्या है, छोटा है। उसकी वजह क्या है, वजह आपको यहाँ से देखने से पता चलेगी कि अगर यहाँ पे एस पे आप फंक्शन की मालूम करें वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू से थोड़ी सी ये क्या है, छोटी है। और ये इसकी वजह भी है ना, मुझे बताएं एस पॉइंट हमने कहाँ पे लिया हुआ है, एस पॉइंट लिया हुआ है जी डैश के अंदर। तो जी डैश के अंदर तो सी पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमम। तो जिस इंटरवल के अंदर जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा हो, उस इंटरवल के किसी और पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो असल में लोकल मैक्सिमम वाले पॉइंट से क्या होती है, हमारे पास छोटी होती है। तो यहाँ से काम करें ना, एफ ऑफ एस माइनस इसको उधर लेके जाएँ तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। जिस तरह हम पहले ऊपर किया हमने, इसको उधर लेके गए थे। और उसके बाद आप क्या काम करते हैं, इस ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो देखें इस दफ़ा इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी कि जिस वैल्यू से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, एस माइनस सी ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि लिमिट ले लें, लिमिट एस अप्रोचेस टू सी, एस अप्रोचेस टू सी। ये हम कैसे लिखते हैं, ये वैल्यूज़ चेक करके ये वाला नंबर इस नंबर को अप्रोच करना चाहिए। ये हम कहते हैं ये नंबर इसको अप्रोच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे टी और सी था, टी किसको अप्रोच करना चाहिए, सी को। डेरिवेटिव तब बनता है ये कंप्लीट। तो ये लेस देन 0 लेस देन और इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला जी कि ये भी सी पे डेरिवेटिव है, ये भी सी पे डेरिवेटिव था। ये जो नंबर माइनस हो रहा होता है ना यहाँ पे, ये डेरिवेटिव उस पे लिखा जाता है फंक्शन का। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या ये बन जाता है कि फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0। तो 1 और 2 को ज़रा कंबाइन करें ना आप, 1 और 2 से हमारे पास क्या पता चलता है कि ये क्या बता रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या बता रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट सेम है दोनों का। ये कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मेरे पास एक वैल्यू दोनों में से कॉमन आती है। ये तो नहीं हो सकता ना एक वैल्यू एट सेम टाइम ग्रेटर भी हो और एट सेम टाइम लेस भी हो, लेकिन दोनों में कोई कॉमन चीज़ आ रही है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एफ डैश सी है इज़ इक्वल टू 0। और ये आपको पता है कि ये पॉइंट सी जो हमने लिया हुआ है ये किसके अंदर है, ए बी ओपन इंटरवल के अंदर। तो ये सारा था हमारे पास रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बेसिकली 3 कंडीशन है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम हो। ये ज़रा आपने गौर नहीं किया इस पर कि जो मैंने वैल्यूज़ बनाई हुई थी ये एंड पॉइंट्स पे जो हाइट्स हैं, ये हाइट्स इक्वल रखी हुई हैं मैंने। हाइट्स इक्वल रखने का मतलब ये है कि फ़ंक्शन की वैल्यूज़ ए पर क्या है, ए और बी पे क्या है, इक्वल। जो उसने क्या कहा हुआ था, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। अच्छा, ये जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम क्या चीज़ होती है। मतलब ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम क्या कहते हैं। रोल्स थ्योरम को पता चल गया ना, रोल्स थ्योरम क्या है कि अगर फंक्शन ए से बी तक कॉन्टीन्यूस है, ए से बी ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ग्राफ से कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आसानी से देखी जा सकती है। देखिए फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है ना मेरे पास, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक कोई भी ब्रेक नहीं है। तो मैं कहूँगा ए से लेके बी तक फंक्शन क्या हमारा कॉन्टीन्यूस है। अगर आपको इस तरह के किंक्स नज़र ना आ रहे हों कहीं पर, मतलब इस तरह कोने नज़र ना आ रहे हों ग्राफ के, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है हमारे पास। तो अगर मैं ए से लेकर बी तक चेक करूँ तो मैं कहूँगा फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू क्या है, सेम है। तो रोल्स ने क्या कहा था कि उसके दरमियान में कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब मैंने वो पॉइंट कौन सा लिया हुआ था, सी। और सी पे मैंने क्या सपोज़ किया हुआ था कि फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लोकल मैक्सिमम। अब ये जो लोकल मैक्सिमम है ना, अब मैंने आपको कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि किसी भी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव मालूम करना हो तो कैसे मालूम किया जाता है, ज्योमेट्रिकली, कि आप उस पॉइंट से कहाँ पर जाएं, फंक्शन पे,
और उस पॉइंट पे जाके एक कौन सी लाइन ड्रा करें, टेंजेंट लाइन ड्रा करें। बात समझ आ गई कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव मालूम करना है उस पॉइंट से आप फंक्शन पे जाएं और टेंजेंट लाइन ड्रा करें। इस टेंजेंट लाइन की जितनी स्लोप होनी है, स्लोप की वैल्यू जो होगी वही बेसिकली किसकी वैल्यू होगी, फंक्शन की। अब आप ज़रा गौर करें कि ये जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया था, तो क्या ये टेंजेंट लाइन हमारी हॉरिजेंटल लाइन ही बन गई। अगर मैं इस एंड पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ, इस सी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ, तो वो कौन सी लाइन बन गई है, हॉरिजेंटल लाइन। याद रखें मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, जब आप उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, तो हमेशा वो टेंजेंट क्या बनता है हमारा, हॉरिजेंटल बनता है। ये नहीं हो सकता कि मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके लिए किंग्स नहीं होने चाहिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे हमेशा फंक्शन का जो टेंजेंट होता है वो क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल। तो मुझे बताएं फंक्शन का डेरिवेटिव सी पे क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट सी। और ये ज़ीरो क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हॉरिजेंटल लाइन की तो स्लोप क्या होती है, ज़ीरो। इसका मतलब है टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल होगी या तो हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप ज़ीरो है तो टेंजेंट लाइन की स्लोप भी ज़ीरो है। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप अगर ज़ीरो है तो एफ डैश सी भी क्या होगा, ज़ीरो। तो रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताती है हमें कि जब आप कहते हैं ना कि ए से बी कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उसके दरमियान में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलता है जिस पे या तो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा होता है और या क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, मिनिमम। और जब आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, तो टेंजेंट हॉरिजेंटल हो जाता है, जिसकी वजह से स्लोप ज़ीरो होती है। तो स्लोप ज़ीरो होने से फिर उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं हम, कल से आगे इंशाल्लाह हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे।